हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 17 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आखिरी तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप सभी चेकआउट कीजिए। हम चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, आइए डिस्कस कर लेते हैं 17 अगस्त के सेशन को। ओणम त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से काफी एग्जाम में पूछा गया है। ओणम त्योहार जो है ना, एक्चुअल में यह मनाया जाता है केरला में। जो मलयालम कम्युनिटी है ना, उनके द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल ये जो त्योहार है इसकी शुरुआत 16 अगस्त से हो चुकी है। तो याद रखिएगा, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में या कल्चरल फेस्टिवल के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पर्टिकुलर स्टेट से ही क्वेश्चन आता है, तो केरला में इसे मनाया जाता है मलयाली लोगों के द्वारा। एक हिंदू फेस्टिवल है। एक्चुअल में ओणम जो है ना, वो मलयालम कैलेंडर के चिंघाम महीने में मनाया जाता है। और मलयालम कैलेंडर का चिंघाम महीना, ये जो मंथ है, ये अगस्त सितंबर मंथ में आता है। तो हर साल इसी समय इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 16 अगस्त से ये शुरू हुआ है और 27 अगस्त तक इसे मनाया जाएगा 10 दिन तक। तो 10 दिन तक मनाया जाने वाला फेस्टिवल है ये 26 अगस्त तक, और कुछ कम्युनिटी 27 अगस्त तक इसे मनाएगी। ओणम का जो पहला दिन है उसे आथम कहा जाता है, और जो सबसे लास्ट 10वां दिन होता है उसे थिरुवोन्नम के नाम से पुकारा जाता है। तो वैसे तो हर डेज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हमको पहला दिन और जो लास्ट डे है उसके बारे में कैजुअली पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, वहीं से बनते हैं। तो इतना हमको पता रखना पड़ेगा। पहला दिन अथाम और लास्ट डे 10वां दिन थिरुवन्नम के नाम से पुकारा जाता है। यहां पर यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह केरला का स्टेट फेस्टिवल है ओणम। पौराणिक मान्यता पर अगर हम जाते हैं ना, तो इसका जो संबंध है ना, राजा बलि और जो भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था उससे रिलेटेड इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं। आप सभी को पता है, राजा बलि से भगवान वामन देव ने 3 पग जमीन मांगी थी। ओके, और उसके बाद राजा बलि ने कहा था कि एक दिन के लिए मुझे अपनी प्रजा से मिलने जाने दिया जाए। तो ऐसा माना जाता है, केरल की मान्यता है कि एक दिन जो राजा बलि होते हैं वो अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से एक हिंदू फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में ओणम मनाया जाता है केरला स्टेट में। ओके, 10 दिवसीय फेस्टिवल 16 अगस्त से यह शुरू हो चुका है। काफी अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, काफी अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें एक व्यंजन बनाया जाता है, या फिर मतलब क्या क्या किया जाता है अगर हम ऐसे देखें ना, तो एक है ओना साध्या। एक्चुअल में क्या होता है कि केलों के पत्ते पर जो वेजिटेरियन व्यंजन होते हैं उनको परोसा जाता है और मिलकर खाया जाता है। घरों को फूलों से, रंगों से सजाया जाता है, जैसे हम दिवाली पर सजाते हैं। पंबा नदी जो कि केरल में बहती है, इसमें वलाम कल्ली का आयोजन किया जाता है। और वलाम कल्ली, ये एक और टर्म मिलती है आपको कि ये किससे रिलेटेड है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, बोट रेस है ये एक प्रकार की, जो कि पंबा रिवर में आयोजित की जाती है केरला में। ये ओणम के समय आयोजित की जाती है। और लोग क्या करते हैं कि जो बाघ होता है ना, टाइगर, उसकी तरह रंग रोगन करके पुल्ली गल्ली, एक टाइगर डांस भी इस त्योहार पर करते हैं। तो ऑल ओवर मलयालम कम्युनिटी जो है उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट वाइज क्वेश्चन आता है तो केरला का स्टेट फेस्टिवल है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें इंडिपेंडेंस डे के भाषण में भारत के विकास के लिए किस फ्रेमवर्क की बात की है? तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इस बार जो 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, जो कि हमने 15 अगस्त को मनाया है, ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? पहली चीज तो ये भारत का 80वां इंडिपेंडेंस डे इस साल हमने सेलिब्रेट किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार, है ना, लाल किले से तिरंगा फहराया।
लगातार लाल किले से पीएम के रूप में तिरंगा फहराने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे पीएम बने हैं कौन? नरेंद्र मोदी। वैसे 16 बार इंदिरा गांधी ने भी फहराया है जवाहरलाल नेहरू के बाद, लेकिन वो लगातार नहीं था। लगातार लाल किले से पीएम के रूप में तिरंगा फहराने वाले दूसरे पीएम बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 13वीं बार इन्होंने लगातार तिरंगा फहराया है। इन्होंने यहां पर जो स्पीच दी है उसमें एक फ्रेमवर्क की बात की है भारत के विकास के लिए, और इसको नाम दिया गया है सप्तधारा फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या है, किसकी बात की गई है? तो देखिए 15 अगस्त को 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सप्तधारा, 7 स्ट्रीम ऑफ स्ट्रेंथ, ये एक फ्रेमवर्क दिया है। विकसित भारत 2047 के लिए अलग अलग कंडीशंस को, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट को हमको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, एक साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा। ये 7 जो स्ट्रेंथ बताई गई है, जो स्ट्रीम बताई गई है सप्तधारा में, वो इस प्रकार है। पहली है मैन्युफैक्चरिंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ावा देना पड़ेगा। देखिए आजकल कोई भी ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं करता है, पूरा वर्ल्ड मिलकर आगे बढ़ेगा, मिलकर काम करेगा। आजकल ये जो अवधारणा है ना, इसको काफी पीछे छोड़ दिया गया है दुनिया के देशों के द्वारा। तो अब जरूरी है कि इंडिया भी आत्मनिर्भर बने, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए। अभी तक पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक मार्केट की तरह देख रहा है, ट्रीट कर रहा है, लेकिन अब जरूरी है कि हम कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर बने और यहां पर पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करें और वर्ल्ड को अपने जो मार्केट है उसको अपने कब्जे में ले। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। सेकेंड, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन, खेती में उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा। गति शक्ति, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक को इंडिया में बढ़ावा देना पड़ेगा। हम मान लो एग्रीकल्चर को बढ़ा दें, लेकिन जब कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, मान लो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल में सेब की खेती की जा रही है, उसको अगर अदर जगह पर पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो भी हम वर्ल्ड से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो गति शक्ति को बढ़ावा देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक को। डिफेंस सेक्टर को बूम करना पड़ेगा। आज अगर हम हमेशा से ये सोचते थे कि भाई जब हमारा किसी के साथ युद्ध होगा तो दूसरे देश हमारे बचाव में आएंगे, सपोर्ट में आएंगे, पर अब वो समय गया है। अब हमको खुद लड़ना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को पावरफुल करें और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। डिफेंस सेक्टर में ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले, सोलर एनर्जी की तरफ हम बढ़े, और इसके अलावा जो मरीन इकोसिस्टम है उस पर ध्यान दें। ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, जैसे मत्स्य पालन और अदर जो चीजें हैं उनको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इंडिया सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया को वर्ल्ड में स्टेबल करना पड़ेगा, ताकि इंडिया की बात पूरा वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर सुन पाए और इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़े। तो इस तरीके से ये 7 स्ट्रीम है जिस पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की है, इसे नाम दिया गया है सप्तधारा फ्रेमवर्क। ओके, काफी अदर चीजों को भी एड्रेस किया गया है। फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखें हम स्पीच की, तो पीएम के द्वारा कहा गया है कि 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल और ट्रेनिंग दी जाएगी भारत में। पुअर और मिडिल क्लास के जो यूथ हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। 5 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके स्पोर्ट्स टैलेंट को खोजने के लिए नेशनल टैलेंट हंट की घोषणा की गई। साथ ही घोषणा की गई है कि 2047 तक इंडिया 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है। 5 से 7 सालों में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया, और 2047 तक का लक्ष्य, आजादी के जब हमारे 100 साल पूरे होंगे, कि इंडिया डेवलप्ड नेशन की तरफ पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाए। तो ये हाइलाइट्स हैं, यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं। और सप्तधारा फ्रेमवर्क को याद रखिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पूरी स्पीच में। आगे चलेंगे। हाल ही में टेलीविजन चैनल के लिए कौन सी एडवर्टाइजमेंट लिमिट हटा दी गई है? तो टेलीविजन चैनल के लिए एक एडवर्टाइजमेंट की लिमिट थी, पता है क्या? 1 घंटे के अंदर अधिकतम 12 मिनट ही एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा सकता था। ये जो लिमिट है ना, अब इसे हटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा।
इन्होंने कहा है कि टीवी चैनल के लिए जो 1 घंटे में 12 मिनट की एडवर्टाइजिंग लिमिट थी, इसको हम हटा रहे हैं। क्या होता था अभी तक जो टीवी चैनल्स है ना, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क है, उसमें क्या होता था कि केवल अधिकतम 1 घंटे में 12 मिनट ही आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। 10 मिनट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती थी और 2 मिनट चैनल की सेल्फ प्रमोशन की जो एडवर्टाइजमेंट है वो चैनल कर सकता था। तो इस तरीके से ये 12 मिनट की एक लिमिट थी। ये जो लिमिट है ना, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के तहत 2006 में लागू की गई थी। एक रूल लाया गया था 1994 में, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल, और इसको लागू करने के लिए 2006 में कुछ लिमिट्स बना दी गई थी। मतलब ये लागू तो था ही, कुछ लिमिट्स 2006 में तय की गई थी टेलीविजन चैनल्स के लिए कि आप 12 मिनट से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते। इसी लिमिट को अब खत्म किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? ब्रॉडकास्टर जो है ना वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कंपीट कर पाए, एक तो ये, और इंडिया में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल पाए। तो इसीलिए अब 2026 में बदलाव किया गया है। 12 मिनट की जो फिक्स्ड एडवर्टाइजमेंट लिमिट थी ये अब इंडिया में खत्म की जा रही है। जो रूल है उसकी हम बात कर लेते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल से 1994 के ये रूल्स लाए गए थे इंडिया में केबल टीवी के ऑपरेशन, रजिस्ट्रेशन, प्रोग्राम कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए। आगे चलकर रूल्स तो अनाउंस कर दिए गए 1994 में, लेकिन आगे चलकर पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से इसे स्टेचुअरी लीगल फ्रेमवर्क दिया गया, मतलब वैधानिक रूल्स में कन्वर्ट किया गया। ये जो एक्ट लाया गया था ये केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है 1995 का। मतलब रूल्स पहले आ गए थे लेकिन फिर एक्ट 1995 में लाया गया और उसके द्वारा जो ऊपर के रूल्स हैं 1994 के उनको वैधानिक रूप से लागू किया गया। ठीक है, और इसके तहत 2006 में प्रावधान किया गया था कि अधिकतम 12 मिनट ही एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा सकता है 1 घंटे में, जिसे खत्म किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। इस मिनिस्ट्री की स्थापना आजादी के साथ हो गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वर्तमान में। इजी क्वेश्चन था, समझोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 किस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में योगदान के लिए दिया गया है? एक डॉक्टर है डॉक्टर पद्मा गुरमेट, इनको एक अवार्ड दिया गया है लद्दाख स्टेट के द्वारा, यूनियन टेरिटरी है, तो यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025। यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पद्मा गुरमेट को एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में योगदान के लिए। एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है जिसे कहा जाता है सोवा रिगपा। ये क्या है? थोड़ा सा अलग सा नाम है। देखिए क्या होता है इंडिया में, जैसे आप देखते हो ना, पूरे वर्ल्ड में चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियां, फॉर एग्जाम्पल होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और काफी सारी। तो इस तरीके से एक और है जिसे कहा जाता है सोवा रिगपा, हिमालयन चिकित्सा पद्धति है, ये भारत में प्रचलित। ओके, तो इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, इसमें योगदान देने के लिए डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह मेडिकल सिस्टम कौन सा है? सोवा रिगपा। याद रहेगा। देखिए क्या हुआ है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वी के सक्सेना, इन्होंने यह अवार्ड प्रदान किए। एक्चुअल में ये जो अवार्ड अनाउंस हुए थे ना यूटी स्टेट अवार्ड सेरेमनी में, ये दिए गए 2022 से 2025 के लिए। अलग अलग क्षेत्रों के लिए 36 लोगों को सम्मानित किया गया है। अब ये स्टेट के अवार्ड है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चिकित्सा पद्धति के लिए क्योंकि व्यक्ति को मिला है तो हम वो पर्टिकुलर चिकित्सा पद्धति की बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, डॉक्टर पद्मा गुरमेट। इनको सोवा रिगपा के संरक्षण, उसके प्रचार और डेवलपमेंट में योगदान के लिए यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये कौन? डॉक्टर पद्मा गुरमेट की बात करें, ये कौन है? पहले इनको समझो। देखिए ये सोवा रिगपा जो कि एक ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है, इसके विशेषज्ञ
और एक संस्था पर्टिकुलर हैगी इस सोवा रिगपा के लिए जो काम करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा, इसके डायरेक्टर हैं और ये संस्था है लेह में, लद्दाख में। तो लेह में ये जो संस्था है इसके डायरेक्टर के पद पर है डॉक्टर पद्मा गुरमेट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा के नाम से संस्था को जाना जाता है। भारत में ये जो संस्था है लेह में, लद्दाख में, सोवा रिगपा की एजुकेशन, रिसर्च, है ना, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए काम करने वाली, रिसर्च के लिए काम करने वाला एक नेशनल लेवल का संस्थान है। एक्चुअल में ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ही एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। सोवा रिगपा जो ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है उसी के लिए पर्टिकुलर ये काम करता है और इसी के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर पद्मा गुरमेट, जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। सोवा रिगपा मैं आपको बता ही चुका हूं, जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो चिकित्सा पद्धति है उसी की तरह सोवा रिगपा भी है हिमालय क्षेत्र की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इसे तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हिमालयन रेंज में ही काफी फेमस है। वहां पर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हिमालयन रेंज के जो राज्य है वहां पर काफी प्रचलित है सोवा रिगपा। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी एसएससी सीजीएल के स्पेशल पैकेज को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। आपको एसएससी सीजीएल के लिए सारी स्टडी मटेरियल यहां पर दी गई है। 12,000 से ज्यादा जीएस के वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के आपके टॉपिक वाइज आपको ई बुक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट भी आप लगा पाएंगे एसएससी सीजीएल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। काफी एफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हेल्पलाइन नंबर आपके लिए मैंने यहां पर मेंशन किया है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम, इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम शुरू की है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, इस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ने 2026 में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? इंडियन ओरिजिन के जो अच्छे रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि भारत के बाहर काम कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के, उनको इंडिया बुलाना और यहां पर इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च से उनको जोड़ना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ऑब्वियसली बात है, अगर वो बाहर से इंडिया आएंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा? फाइनेंशियल हेल्प। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर के तहत उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? भारत में हाई क्वालिटी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, दुनिया में मौजूद भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा जो है, भारतीय मूल के जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको भारत के रिसर्च इकोसिस्टम से जोड़ना, यह उद्देश्य है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम का। 13 सेक्टर को डिसाइड किया गया है जहां पर रिसर्च के लिए इन साइंटिस्ट रिसर्चर्स को बुलाया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, है ना, स्पेस एंड डिफेंस। तो ऐसे 13 सेक्टर है जिनके लिए इनको बुलाया जाएगा। 3 भागों में विभाजित किया गया है। इससे जो इंडियन मूल के रिसर्चर्स है उनको 3 कैटेगरी में फेलोशिप दी जाएगी। एक वो रिसर्चर जो कि पीएचडी के बाद कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, 5 साल से कम का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। पीएचडी के बाद 5 साल से कम का जिनको एक्सपीरियंस है उनको यंग रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। पीएचडी के बाद 5 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं उनको सीनियर फेलोशिप दी जाएगी। और पीएचडी के बाद 10 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस अगर होल्ड करते हैं तो रिसर्च चेयर फेलोशिप उनको दी जाएगी। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में फेलोशिप को डिवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम, इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है।
वन हर्ब वन स्टैंडर्ड इनिशिएटिव के तहत एमओयू को 3 साल के लिए रिन्यू किया गया है, समझौते को। यह इनिशिएटिव पहली बार कब लॉन्च किया गया था? देखिए यहां पर हर्ब का मतलब है जड़ी बूटी, किसी प्रकार की कोई जड़ी बूटी या औषधि पौधा, ठीक है। तो वन हर्ब वन स्टैंडर्ड ये एक इनिशिएटिव है। ये पहली बार जो समझौता था ना वो 2022 में साइन किया गया था। अब इस समझौते को 3 साल के लिए रिन्यू किया गया है, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। उद्देश्य बाद में समझेंगे, पहले देखेंगे कि समझौता किसके बीच हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसने समझौता किया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है, इसके साथ मिलकर 2022 में शुरू किया गया था वन हर्ब वन स्टैंडर्ड समझौता इनिशिएटिव। 2022 में ये पहली बार हुआ था और फर्स्ट फेज में जो अभी तक चल रहा था 50 सिंगल हर्ब को मोनोग्राफ से तैयार किए गए। समझ नहीं आया कि सर है क्या? पहले तो हम ये समझे कि वन हर्ब वन स्टैंडर्ड इनिशिएटिव है क्या। देखो एक इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है ना, जो कि दो या दो से अधिक मंत्रालयों के बीच में एक इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य कि जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनके लिए एक समान रिलायबल और साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया जा सके। जैसे क्या होता है, एक कोई पौधा है, समझना इसको, जड़ी बूटी या औषधि पौधा है, अब उसका अलग अलग चिकित्सा पद्धति में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और उसको अलग अलग स्टैंडर्ड दिया जाता है। जैसे आयुर्वेदा में एक स्टैंडर्ड है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में कोई और स्टैंडर्ड है, सिद्धा में कोई तीसरा स्टैंडर्ड है, होम्योपैथी में कोई अलग स्टैंडर्ड है, इंडियन फार्माकोपिया में एक अलग स्टैंडर्ड है। तो इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर पौधे पर रिसर्च और उसे ग्लोबली प्रमोट करने में दिक्कत आती है। ऐसी कंडीशन में अब जो एक मेडिसिनल हर्ब है, जो जड़ी बूटी पौधा है या जो प्लांट है, उसको एक ही पहचान दी जाएगी, एक ही क्वालिटी और टेस्टिंग स्टैंडर्ड एक ही रखा जाएगा। पहले क्या होता था, अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे तो उस पर टेस्टिंग और दूसरी रिसर्च में काफी डिफरेंस आ जाता था। लेकिन वन हर्ब वन स्टैंडर्ड का उद्देश्य एक ही हर्ब के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड नेशनली और ग्लोबली डेवलप किया जा सके। इसी उद्देश्य से ये 2022 में शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इनके बीच ये एमओयू 2022 में साइन हुआ था। अब एक बार फिर से इसको रिन्यू किया गया है। हमारे जो आयुष मिनिस्टर है ना, ये प्रताप राव जाधव हैं, इनको याद रखिएगा। तो 3 साल के लिए समझौते को हाल ही में रिन्यू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, ये 2014 में बनी थी मिनिस्ट्री, नई दिल्ली में है। करंट मिनिस्टर देखिए तो प्रताप राव जाधव, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास इस मिनिस्ट्री का, प्रताप राव जाधव, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर हैं। फॉक्सटेल ने हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एक कॉस्मेटिक ब्रांड है फॉक्सटेल, इसने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को, ठीक है। तो एक स्किन केयर ब्रांड बोल सकते हैं इसको, कॉस्मेटिक से ज्यादा स्किन केयर ब्रांड बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉक्सटेल नाम की कंपनी है, शाहरुख खान को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब शाहरुख खान जो है ग्लोबली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। फॉक्सटेल को स्किन केयर ब्रांड है, ये याद रखिएगा। 2021 में ये ब्रांड की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता है फॉक्सटेल, भारत का एक साइंस बैक्ड स्किन केयर ब्रांड है। 2021 में स्थापना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। शाहरुख खान फिल्म अभिनेता है, काफी मूवीज है इनकी, पर दो चीजें हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो शाहरुख खान को पद्मश्री मिल चुका है और पहली बार जब से बॉलीवुड में ये 1990s से, लेकिन इनको पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में मिला है। तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखना। शाहरुख खान को पद्मश्री दिया गया था 2005 में और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया 2025 में। अब कमेंट में बताना कि नेशनल फिल्म अवार्ड इनको किस मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है। चलो आगे आ जाएं। 80वें इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर मिशन का जिक्र किया है या सेमीकंडक्टर सेक्टर का जिक्र किया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू किया गया था? तो 80वें इंडिपेंडेंस डे पर सप्तधारा के बारे में हमने पढ़ लिया।
इसके अलावा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर पर फोकस किया है। आपको पता है इंडिया में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसे लॉन्च किया गया था 2021 में। आंसर बी। पहले तो ये समझे भारत के पीएम ने क्या कहा। देखिए, भारत के पीएम ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भारत के लिए जो भारत की आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी पावर से जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि भारत में 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और आने वाले 7-8 सालों में 5 से 8 और सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर आपको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो कि नॉर्मली मोबाइल, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और अलग अलग जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें यूज की जाती। इंडिया अभी तक इस पर दूसरे देशों पर निर्भर था, इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब हम धीरे धीरे इन सभी चिप्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया में ही बना रहे हैं। भारत के पीएम ने कहा है कि 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हो चुके हैं। 7 से 8 सालों में 5 से 8 और नए ऐसे प्लांट शुरू होने की उम्मीद है। लक्ष्य है कि भारत को चिप के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इंडिया को सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। इसके लिए देखिए, भारत में यूनियन कैबिनेट ने 2021 में सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। यह ऑल ओवर स्कीम के लिए था कि 76,000 करोड़ रुपए हम आवंटित कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए, और इसी के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया 2021 में। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो 2021 में यह शुरू हुआ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इस नोडल मिनिस्ट्री है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की। यूनियन बजट जो आया था ना 2026-27 का, उसमें पर्टिकुलर इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 स्कीम को अनाउंस किया गया था और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में। तो ये याद रखना, ये करंट से रिलेट करके ये फैक्ट पूछा जाएगा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 कब लॉन्च किया गया, 2026 में। एनुअल बजट कितना आवंटित किया गया, 1,000 करोड़ रुपए। पहली बार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब लाया गया था, 2021 में। ऑल ओवर बजट कितना है, जो कि 2021 में दिया गया था पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए, तो ये 76,000 करोड़ रुपए का बजट था। ओके। 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए श्रावाणी मॉडल किस संगठन ने जारी किया है? एक एआई मॉडल है श्रावाणी, है ना। 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को यह सपोर्ट करता है, एआई है। इसको डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसे डेवलप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसकी एक लैब है, एस्पायर लैब। इस लैब ने विकसित किया है आर्ट पार्क और गूगल के सहयोग से। ये 2 कंपनियां हैं, इनके सहयोग से श्रावाणी एक एआई मॉडल या फिर मल्टीलैंग्वेज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मॉडल, एक प्रकार का एआई मॉडल ही है। इंडिया की अलग अलग लैंग्वेजेस को टेक्स्ट में बदल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो इसकी काफी सारी विशेषता है, जैसे 65 इंडियन लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। कोई भी इंडियन लैंग्वेज या बोली को पहचान कर उसे टेक्स्ट में चेंज कर देगा। 20 शेड्यूल्ड लैंग्वेज और 45 रीजनल लैंग्वेज को यह सपोर्ट करता है। इसके अलावा 10 अलग अलग स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए अलग अलग भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाले जो टेक्स्ट है उनको हैंडल कर सकता है। ऑटोमेटिक लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, श्रावाणी जो कि एआई मॉडल है, इसकी खास जो पहचान है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किस भाषा में बोल रहा है ये डिटेक्ट कर सकता है और वो सारे लैंग्वेज को डिटेक्ट करके उसका टेक्स्ट लिख सकता है। तो ये एक एआई मॉडल है, ठीक है। श्रावाणी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसे डेवलप किया है। ये जो संस्था है पर्टिकुलर साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट है कर्नाटक के बेंगलुरु में। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, हायर एजुकेशन के लिए काम करती है। आखिरी क्वेश्चन,
अगस्त 2026 में फ्लोरेस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का एक भूकंप दर्ज किया गया है। फ्लोरेस द्वीप किस देश में स्थित है? तो 15 अगस्त को जिस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, उस दिन फ्लोरेस द्वीप के पूर्व में एक 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। ये जो द्वीप है ना, पर्टिकुलर इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया का द्वीप है फ्लोरेस द्वीप। तो फ्लोरेस द्वीप पर जो फ्लोरेस आइलैंड का कोस्टल एरिया है, यहां पर 7.7 तीव्रता का एक अर्थक्वेक आया है। काफी लोगों की मृत्यु हुई है, काफी जो बिल्डिंग्स थी वो गिर गई, काफी लोग घायल हुए। ओके, इंडोनेशिया ने इसके लिए सुनामी अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि अलर्ट वापस ले लिया गया, लेकिन इंडोनेशिया में जारी किया गया था, क्योंकि जो फ्लोरेस आइलैंड है वो इंडोनेशिया का आइलैंड है। इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा द्वीप देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। ये पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में है, इसलिए यहां पर भूकंप आते हैं। मैंने आपको कल कोलंबिया पढ़ाया था, तब भी बताया था कोलंबिया, वेनेजुला ये भी रिंग ऑफ फायर में है। तो कोलंबिया में भी हमने भूकंप देखा था, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, वहां पर भी 7+ मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तो अब इंडोनेशिया में भी आया है। तो फ्लोरेस आइलैंड कहां पर है? ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। यहां पर 17 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखिए, चलिए एक एक करके आंसर ले लेते हैं लास्ट सेशन का। ये हमारा रिवीजन है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत कुछ स्मारकों को केंद्रीय संरक्षण स्मारकों की सूची से हटा दिया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1958। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 35। भारत 15 अगस्त 2026 को कौन सा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है? तो ये इंडिपेंडेंस डे है 80। 15 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो ये है 57। जून 2026 तक भारत ने विदेशों से कितनी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट वापस बुला ली है? 662। गजगोरा अवार्ड हाथी संरक्षण के लिए दिया जाता है। 2026 में कितने वीरता और सेवा पदकों की घोषणा की गई? 1057। किस संगठन ने झांसी में 140 साल पुराने पारीछा वियर को वर्ल्ड हेरिटेज सिंचाई स्ट्रक्चर घोषित किया? तो ये है अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से। ओके, तो ये सारे हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप सभी का बिल्कुल सही आया है। ठीक है, सारे कमेंट मैंने देखे, लगभग सारे आंसर सही थे। इंसुलिन की खोज किसने की है? पहला क्वेश्चन हमारा ये था। तो फ्रेडरिक बेंटिक, इन्होंने इंसुलिन की खोज की है। फिर भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है होन्शु आइलैंड, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखो, भारत में स्थायी निपटान किसने शुरू किया था? पहला क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट यहां पर बात की जा रही है। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में उल्लेखित है? और काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 3 क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।